नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं और हुंकार इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है रूबिका लियाकत। शाम के 5 बज गए हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जहां दूसरे दौर की वोटिंग का आखिरी घंटा शुरू हो चुका है, वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में जब मैं आपसे बात कर रही हूं, हिजाब पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। लेकिन यह भी बता दूं आपको कि हिजाब के मुद्दे की गूंज कर्नाटक से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आज सुनाई दे रही है। एक तरफ हिजाब को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं सियासी बयानबाजी भी तेज है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी ये कह रहे हैं कि एक दिन हिजाबी लड़की देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक पूरा नहीं हो पाएगा। हिजाब को लेकर ये बयानबाजी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दिए जा रहे हैं या हिजाब को मुद्दा बनाकर यूपी का चुनाव लड़ा जा रहा है। सवाल ये भी कि क्या हिजाब के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन मैं चाहती हूं पहले आप रिपोर्ट देखिए और फिर खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाऊंगी। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सबसे पहले तो योगी साहब को ये समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। तो देश में शरिया नहीं है, न शरिया को कोई कह रहा है। और कैसा गजवा है, क्यों हमारे हिंदू भाइयों को ये कह के डरा रहे हैं। तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। कर्नाटक से शुरू हिजाब पर हंगामे का असर कर्नाटक से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। दूसरे दौर का चुनाव आते आते मानो हिजाब ही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह हिजाब के मुद्दे को लेकर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि देश संविधान के मुताबिक चलेगा। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे। योगी के इस बयान पर विवाद भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। मैं हिजाब पहन रहा हूँ, आप सिंदूर लगा के आ रही हैं, आप तिलक लगा के जा रहे हैं, आप कड़े पहन रहे हैं, कोई पगड़ी बांध के आ रहे हैं। सरदार भाई, आप क्यों हमारी सोसाइटी में डिवीजन कर रहे हैं? आपकी सारी सियासत जो है वो नफरतों पे आधारित है और हम हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में आप सिर्फ टकराव पैदा करना चाहते हैं। भारत का संविधान मुसलमानों को उनकी शरिया का पालन करने का हुक्म भी देता है और इजाजत भी देता है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को उनकी शरिया का पालन करने से रोक देंगे और मुस्लिम औरतों को, बच्चियों को हिजाब पहनने से रोक देंगे, वो ये बात जान लें कि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि उनके मकसद क्या हैं। प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि उनको 10 मार्च के बाद वापस मठ भेज दिया जाएगा। इससे पहले मुरादाबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि एक दिन देश में हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। और एक दिन याद रखना, तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। बता दूं कि यूपी चुनाव में हिजाब पर जारी जो ये हंगामा, इस बीच आज बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को वोट देने जाने से रोक रहे हैं। बुर्के में जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि महिलाएं अपनी पहचान नहीं दिखाएं और फर्जी वोटिंग की जा सके। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे दौर के लिए 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है और यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। महिलाओं को बुर्के में जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि पहचान छिपाई जा सके। बुर्के के जरिए फर्जी वोटिंग की साजिश हो रही है, कह रहे हैं नकवी। सुनिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी भी एक काम में लगी हुई है कि मुस्लिम महिलाओं को
अपने मताधिकार से कैसे रोका जा सके। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप बूथ के अंदर बुर्के में जाइए, अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल मत दिखाइए और बिना आइडेंटिटी के आप वोट डालने के लिए जिद करिए। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला साहब फिरोज बख्त अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और आपको ये बता दूं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फॉर्मर चांसलर रहे हैं। फिरोज साहब, ये जो आरोप लग रहा है वो एक तरफ है और दूसरी तरफ ये आरोप कि आज जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ हिजाब है और कुछ नहीं दूसरे फेज में। देखिए रूबिका साहिबा, मैं बात क्लियर कर दूं, हिजाब मेरे हिसाब से ये किसी एक कॉमन जो मुस्लिम बच्ची है या पूरा जो मुस्लिम मुआशरा है उसके हिसाब से हिजाब कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने जो इस सरकार को भटकाना चाहते हैं और पूरे समाज को भड़काना चाहते हैं और जो 1947 में जैसे हिंदुस्तान बढ़ गया 2 मुल्कों में, उस तरह से भी समाज को बांटना चाहते हैं। उन्होंने हिजाब को एक अजाब बना दिया है और ख़ास तौर से वो लोग हैं जो इन बच्चियों को इंसाइट कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनको क्लास में जाने से कह रहे हैं या तो हिजाब या किताब, और बगैर हिजाब के किताब नहीं। ये कौन सी जहनियत है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। वारिस भाई, ये कौन सी जहनियत है? या तो हिजाब या फिर किताब, हिजाब नहीं तो किताब नहीं। देखिए रुकवीका जी, आज इनके सबके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी जब इन्होंने देखा कि किस तरह से कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम महिला टीचर जब जा रही थी स्कूल के अंदर तो उसको गेट पे रोका गया और वहां पर उसने अपना हिजाब भी उतारा, अपना बुरखा भी उतार के रख दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यही फैसिलिटी आप हमारी हिंदू बहनों को भी देंगे? क्या उनके भी सर से टीका निकाल देंगे? क्या उनका भी बोलेंगे कि मंगलसूत्र पहन के मत जाओ? या कहेंगे आप लोग ये भी हमारे सरदार भाइयों को है हिम्मत बोलने की कि आप टर्बन निकाल दो? नहीं रूबिका जी, ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कानून पढ़ के आइए। जहां तक सरदार भाइयों का ताल्लुक है, उनकी मगर मैं कह देना चाहता हूं उनकी किरपान ये एसेंशियल पार्ट्स ऑफ देयर रिलीजन है और कानून में इसकी एक्सेप्टेंस है। और हिजाब जो है, हिजाब मैं बता रहा हूं, सुनिए, आप लॉयर हैं, आप अपने को लॉयर कहते हैं, आप एक जिम्मेदार एमएलए हैं, आपको पता ही नहीं हिजाब क्या। हिजाब कपड़े का नहीं है, हिजाब कुरान में जो है, हिजाब कुरान में आंख का हिजाब है, हिजाब रूह का हिजाब है, हिजाब जो है किरदार का हिजाब है, ठीक है, उसको हिजाब कहते हैं। आपने कपड़े को पकड़ के एक ऐसा अजाब बना दिया हिजाब का कि जिससे बाहर मुस्लिम मुआशरा निकल नहीं रहा है। आपके पास जवाब नहीं है। रूबिका ने सवाल किया है, बजाय जवाब देने के आप मुंह मोड़ के बैठ गए। आप बताइए, क्या हिजाब इसेंशियल कोर वैल्यू, कोर प्रिंसिपल है इस्लाम का? इट इज नॉट। और बच्चियों को आप जैसे लोग आपको शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम बच्चियां जो पायलट बन सकती हैं, जो फौजी बन सकती हैं, जो जजेस बन सकती हैं, आप जैसे लोगों की वजह से क्लास में नहीं जा रहे। ओके फिरोज साहब, एक सेकंड। वारिस भाई, असेंशियल पार्ट है क्या ये रिलीजन का? इट इज नॉट। देखिए रूबिका जी, सबसे बात नंबर 1, मैं अगर बोल रहा हूं और अगर कोई बीच में इस तरह बोलेगा तो मुझे डिबेट करने का कोई शौक नहीं है। सेंसिटिव मैटर है। आपने ऐसे इंसान को बिठाया जिसको तमीज नहीं है। एक इंसान बात कर रहा है, बीच में बात कर रहा है, वो बीच में थोड़ा सा अपनी जबान संभाल कर बोलिए, ठीक है? जबान संभाल कर बोलिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इस डिबेट को बेशक छोड़ दीजिए। अगर आपको डिबेट नहीं करनी, मत करिए, ठीक है? ये डिबेट करोड़ों लोग देख रहे हैं और आप आप दोनों रुकिए, जेंटलमैन प्लीज। फिरोज साहब, आई इंसिस्ट प्लीज, आई इंसिस्ट। फिरोज भाई, हिंदुस्तान में आग लगाते हैं। एक सेकंड, आई इंसिस्ट। एक बार वारिस पठान अपनी बात पूरी रखेंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो पहले अपनी बात पूरी रख लेना चाहते हैं तो उनको रख लेने दीजिए और उसके बाद मैं काउंटर का मौका दूंगी। वारिस पठान साहब, सीधा सा एक सवाल, क्या ये इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का? आप वकील हैं पेशे से, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कोई रिलीजियस आउटफिट जो है वो नहीं चलेगा। नहीं, एसेंशियल पार्ट है इस्लामिक प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन का। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का हिस्सा है, ये हमारे संविधान का हिस्सा है। हमारा संविधान आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 29 इस बात की इजाजत देता है कि हम हमारा जो चॉइस ऑफ फ्रीडम है उसका पूरा पालन कर सकते हैं। हम तो संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं। और कल ही आपने देखा कि किस तरह से वकील जो है लड़कियों के, उन्होंने भी कोर्ट के सामने दलील रखी कि पहली मर्तबा तो हिजाब नहीं पहन रहे थे, ये तो बरसों से हिजाब पहनते आ रहे थे। सिर्फ सितंबर के महीने में एक वहां पे टीचर आई जिसको आपत्ति थी हिजाब से, उसने कहा हिजाब उतारो, उसके बाद से बवाल आ गया और उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने जीओ निकाल दिया। तो हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इसी तरह मुसलमान महिलाओं को भी अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने का
अधिकार है। मैं चाहती तो आज हिजाब में बैठकर बुलेटिन कर सकती थी और कोई माई का लाल मुझे नहीं बोलता कि नहीं करेंगी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, है ना? राइट, कोई मुझे मना नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन एक ड्रेस कोड होता है इंस्टीट्यूशन का, मैं कह रही हूँ एक इंस्टीट्यूशन का ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को अडेयर करना आपको जरूरी है। और वारिस भाई, एक लोकल मैटर, उसको क्यों हम पूरे देश में इस लिहाज से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमसे जो है बुर्का और हिजाब छीना जा रहा है, ये गलत बात है। अब रुकिए एक सेकंड वारिस भाई, और फिरोज भाई आप भी रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, संविधान, एक सेकंड। जफर इस्लाम साहब, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हिजाब बन गया मुद्दा। मैंने वो तस्वीरें देखी है, हिजाब में महिलाएं खड़ी है। कोई आकर एक शख्स ये नहीं कह रहा है कि बहन तुम हिजाब में क्यों खड़ी हो, बहन तुम अपना हिजाब हटा दो। कोई नहीं, उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़कर महिलाएं हिजाब में आ रही है, पंक्तियों में खड़ी हुई है, और वो ये कह रही है कि हिजाब मुद्दा है। गजब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमने बराबर एक ही चीज कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हर कुछ जो है देश के हर नागरिक को इजाजत है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। अब उसी दायरे के हिसाब से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं कोई इस्लामिक यहाँ पर कानून और इसके बारे में नहीं कहना चाहता, ना मैं उसकी जानकारी रखता हूं कि मैं कुरान के बारे में हर छोटी छोटी चीजें मैं जानता नहीं हूं, इसलिए शायद फिरोज बख्श साहब या वारिस पठान साहब कहना चाहे तो कहे। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कहना चाहता हूं कि जो उस बुक के बारे में मैं पढ़ा जरूर हूं, लेकिन उसके बारे में तफसील से नहीं बोल सकता हूं। लेकिन मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इजाजत देता है और जो एक स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों बातें अहम है समझने के लिए। हमें जैसा आपने कहा कि कोई माइकल लाल आपको नहीं रख सकता, जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है कि आप जैसे कपड़े पहने, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम भगवाधारी, इसका मतलब नहीं कि सारे लोग जो यूपी में भगवाधारी हो जाए, इसलिए कि हम सबको अपनी अपनी आस्था है जिसपे जैसे रखे। लेकिन अगर ड्रेस कोड कहीं है, जैसे अब एयरलाइंस में बहुत सारी महिला, मुस्लिम महिला भी होती हैं, जैसे आप यहाँ पर है, आपका एक ड्रेस कोड है, अपने जिस चैनल में आप काम करती है, हर जगह का अलग ड्रेस कोड होता है, उसको एक फॉलो करने का तरीका है और उसकी बारे जानकारी अपफ्रंट दे दी जाती है कि भाई ये है और इसको फॉलो करना चाहिए, ये प्रैक्टिस है, ये इसको फॉलो करना है। उसमें हो सकता है कि आपके अनुसार ना हो, मैं ये मानता हूं कि आपके अनुसार ना हो, लेकिन ये अभी मामला सारा सब जुडिस है, मामला ये आपके अनुसार नहीं तो आप नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन ये मामला अभी पूरे चुके, ज्यादा मैं कुछ इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ, मामला जो है ये कोर्ट में है और कोर्ट, लेकिन इसको भुनाया तो जा रहा है ना जफर साहब, भुनाया तो जा रहा है। और अगर भुनाया जा रहा है तो क्यों भुनाया जा रहा है और किसकी तरफ से भुनाया जा रहा है? आप ही की पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं जफर इस्लाम साहब। वो ये कहते हैं कि बुर्के में औरतों को कहा जा रहा है कि जाकर वोट करो ताकि फर्जी वोटिंग ज्यादा हो सके। केसी पांडे साहब, देखिए जफर साहब एक सारे मेहमानों को एक बार इंक्लूड कर दूं, उसके बाद 10 सेकंड उसका नहीं 10 सेकंड उसका फिर उस बात का जवाब, फिर आप मैं चुप रहूंगा, सुनता रहूंगा। मैं सिर्फ कहता हूं कि देखिए, जब ओवैसी साहब ऐसी बात करते हैं कि यहाँ पर हिजाब पे, मतलब ये आप भड़काना चाहते हैं लोगों को, और ये गलत बात है इस तरह की बात करना। भाई किसी को रोका थोड़ी गया किसी चीज करने के लिए, ये इस तरह की बातें जो है खासकर इलेक्शन में भड़काने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं, जनता को मोटिवेट करते हैं, जनता को मिसलीड करते हैं। हमने बराबर ये कहा कि सबको, आपने सुना मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू बहुत साफ लफ्जों में आपके चैनल के लोग, उन्होंने गजवाए हिंद का जिक्र किया। लोग कह रहे हैं कि गजवाए हिंद 100 में से 99 मुसलमानों को पता ही नहीं होगा गजवाए हिंद क्या है, क्यों इस बात का जिक्र उन्हें करना पड़ गया? ये एक बड़ा सवाल है। अब रुकिए एक सेकंड, मैं 1-on-1 नहीं कर रही हूँ जफर साहब, मेरे बाकी मेहमान भी रुक जाइए। केसी पांडे, मैं चाहती हूँ केसी पांडे बात रखें, गजवा हिंद होने नहीं देंगे। केसी पांडे साहब, म्यूट पे हैं पांडे जी आप, मैं चाहती हूँ आप अनम्यूट करें अपने आप को, फिर आपकी बात सुनाई पड़ेगी हमें। नहीं सर, दुरुस्त करवानी पड़ेगी मुझे आवाज, फिर ही मैं आ पाऊंगी। हाँ पांडे जी, मैं आपका रुख करती हूँ। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय शंकर तिवारी जी। तिवारी जी, गजवाए हिंद का जिक्र हो गया। अरे मैं कह रही हूँ, अगर हिंदुस्तान में आपको जो चाहे पहनने की आज़ादी है, अचकन पहनी है, चूड़ीदार लोगों ने पहनी है, माथे पर अलग अलग किस्म की पगड़ी और टोपी लगाई है, तो जब ये साहब बोलते हैं कि बुर्के में एक दिन आ जाएगी एक महिला जो प्रधानमंत्री बनेगी, ये वेलकमिंग है कि नॉन वेलकमिंग है?
रूबिका, इस देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम रहे हैं, वो मुस्लिम थे। हामिद अंसारी ये उपराष्ट्रपति थे। ये इस देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसलिए ये जो वैसी साहब ने कहा है, उनके कहने में क्या बू आ रही है, आपको ये समझने की आवश्यकता है। आप बताइए, देश में आज तक बुर्का और हिजाब में कब डिस्कोर्स हुआ? कब किसी ने आपत्ति उठाई? कब किसी ने कहा? आज तक कोई डिस्कोर्स नहीं हुआ है। लेकिन कब चर्चा कर रहे हैं? भाई किसी विद्यालय में, कहीं सेना में, कहीं पुलिस में आप क्या बुर्का और हिजाब पहनकर जा सकते हैं क्या? अगर नहीं जा सकते तो स्कूल की अवमानना क्यों कर रहे हैं? और हम वारिस पठान साहब से एक बात करना चाहते हैं कि आप एयरपोर्ट में जाकर जब वायुयान लेने जाते हैं तो क्या इसी तरीके से आप वहां कहेंगे कि हम तो बुर्का पहन करके ही जाएंगे, नहीं अगर नहीं जाएंगे? ऐसा करने की इनकी हिम्मत है क्या? तो अल्टीमेटली एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि एक मिनट, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये सोच कैसी है? जहां ये 4%, 5% है, वहां पर तो आप जो को जय श्री राम को वो भी अच्छा है, अल्लाह अकबर को वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ज्यों ही आबादी जहां पर 18%, 20% की आबादी के साथ, 30% आबादी के साथ, 35% आबादी के साथ है, तो इस प्रकार के बयान आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि असल में ध्रुवीकरण जो है वो अंदर ही से हो रहा है। ठीक है, सुन लेते हैं वारिस पठान आपको जवाब देना चाह रहे हैं। वारिस साहब। नहीं, देखिए, मैं इनको कहना चाहूंगा कि अगर योगी अपना भगवा वस्त्र धारण करके सीएम बन सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जा सकती है भगवा पहनकर पार्लियामेंट में, तो क्या हमारी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकती? इससे प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है? हमारे कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर 24 आयत 30 सूरह नूर के अंदर क्या है? मुसलमान औरतों, तुम अपनी चेहरे की, अपनी चेस्टिटी की हिफाजत करो। ये हिफाजत है, हिजाब पहनते हैं। अगर ये आपने दुपट्टा कंधे पे डाल दिया तो चलेगा, लेकिन अगर दुपट्टा सर पे डाल दिया तो नहीं चलेगा। ये कौन सी बात हो गई रूबिका जी? आज अगर संविधान ये कहता है कि हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो पुट्टा स्वामी का जजमेंट भी है, तो दो जज का जजमेंट है, जो पूरी तरह से दर्शाता है कि हमको जो रिलीजियस आप कोर्ट के जजमेंट का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? मैं आपको एक वकील के नाते पूछ रही हूँ वारिस भाई, कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करने से क्या आपत्ति है? मैं एक सवाल पूछना बस एक सेकंड सर, ये एक सवाल मेरा हो जाए। वकील है ना, कोई नहीं है, कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है। कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है। उसके पहले तो आज आपने देखा नहीं कि कर्नाटका की स्कूल के बाद आप होमवर्क करके क्यों नहीं आए वारिस भाई? मुझे ये बताइए, उसका कोर्ट ने क्या कहा है? जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, कोई रिलीजियस आउटफिट अलाउ नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट ने कहा है। रूबिका, एक प्रश्न कर लें। क्या हमारे हिंदू बहनें मंगलसूत्र पहन के नहीं जाएंगी? क्या हमारे हिंदू बहनें टीका लगा के नहीं जाएंगी? अरे मंगलसूत्र, लाल धागा जो बांधते हैं हमारे हिंदू भाई, कई महिलाएं नहीं पहनती हैं। रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियस, आपने रिलीजन की बात की, मैं रिलीजन तो रिलीजियस आउटपुट इज मंगलसूत्र, रिलीजियस आउटपुट का क्या वो हिस्सा है? सॉरी, ड्रेस कोड का हिस्सा है। अरे वाह, बिल्कुल, रिलीजियस में एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम में जो है उसका एक हिस्सा है। अरे मंगलसूत्र प्रभु, मैं मंगलसूत्र की बात कर रही हूँ। आपके पास मोबाइल होगा? मैं मंगलसूत्र की बात कर रही हूँ सर, मैं बिंदी की बात कर रही हूँ। उनको तो पहने ना, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है ना। रूबिका, एक प्रश्न, अगर किसी हिंदू महिला बहन को मंगलसूत्र पहनना है तो पहने, हम तो किसी को विजय शंकर तिवारी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आप अपने हिसाब से नहीं जाएंगे और मैं एक और सवाल पर मुझे आपत्ति है। विजय शंकर तिवारी, आपको क्या आप हदीस और कुरान की 100% प्रैक्टिस करते हैं? पूरी तरीके से मान्यता करते हैं? क्या आपको जिस प्रकार से कैमरा में बैठ करके हम डिबेट कर रहे हैं, ये मान्यता हदीस और कुरान में है? क्या सड़कों पर खड़े होकर जब आप नमाज पढ़ते हैं, सड़कें रोक देते हैं, वो मान्यता आपको है क्या? अगर है तो आप मान्यता नहीं करते हैं, अगर है तो आप टीवी डिबेट के सामने क्यों बैठे हैं? है, मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ने का हुक्म है, और जहां मुझे मौका मिलेगा, जहां मुझे 5 साफ जगह मिलेगी, मैं वजू करूंगा, उस जगह पे नमाज पढ़ूंगा। आपको क्या आपत्ति है? चलिए बताइए। मैं 50 के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। अगर मेरी नमाज का वक्त हो गया तो मैं वजू करूंगा, साफ जगह ढूंढूंगा, नमाज बिछाऊंगा और नमाज पढ़ूंगा। कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं?
वारिस पठान, आप कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? आपकी नमाज से किसी और की जिंदगी को आप परेशानी में अगर डालेंगे तो वो नमाज कबूल होगी क्या? अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं सच्चे दिल से, इस्लाम को अच्छे से अगर फॉलो करते हैं, तो आप ये बात कभी ना कहते कि 50 लोगों को रोक कर नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह आपकी ऐसी नमाज में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या 50 लोगों को रोक के? अभी तो कह रहे हैं कि नमाज का वक्त हो गया तो मैं नहीं देखूंगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा। मैंने कहा अगर मेरा नमाज का वक्त हो जाएगा, सुनिए, मेरी नमाज का वक्त होगा, मैं वजू करूंगा, साफ जगह ढूंढूंगा, साफ जगह मुसल्ला बिछाऊंगा, किबले की तरफ रुख करूंगा और नमाज पढ़ूंगा। अच्छा वारिस भाई, एक सेकंड, एक और सवाल, क्योंकि एसेंशियल पार्ट है। वारिस भाई, आपका बैंक में अकाउंट है? अकाउंट है बैंक में, तो होता ही है ना सबका, हमको तो पेमेंट मिलता है बैंक से। नहीं तो कैसे उसमें तो सूद मिलता होगा? सूद तो आपको अलाउड नहीं है। मैं ब्याज नहीं लेता हूँ, जो आता है ब्याज का पैसा वो मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। कैसे, हमको कैसे पता चलेगा? धंधा नहीं करता हूँ ना, अब सूद का अरे ब्याज आप लेते, हमको कैसे पता चलेगा कि ब्याज का पैसा आपने छोड़ दिया? देखिए मैडम बोलने को जाएंगे तो बहुत। अच्छा आप मुझे बताइए, बैंक को आपने लिख कर दिया है, बैंक को आपने लिख कर दिया है कि वारिस पठान सूद का पैसा नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लूंगा मैं, आपने बैंक को लिख कर दिया है। अगर मुझे पता है कि अगर इसके मेरे मुझे पता है अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो मुझे नहीं लेना, वो गरीब लोग को दे देंगे, चला जाएगा बैंक के थ्रू, मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेता। मेरी मर्जी। आपकी मर्जी तो मैं समझ गई सर, मैं कह रही हूँ बैंक में काहे पैसा डाल रहे हैं? रोक नहीं सकता मुझे। अरे आप क्यों बैंक में? आपको अलाउड नहीं है, आपको ये पैसा अलाउड नहीं है, आप क्यों बैंक में? मैडम मैं तो कहती हूँ सर, मैं कह रही हूँ मेरा बैंक में अकाउंट है सर। आप हिजाब भी मत पहनिए, और हिजाब का आप मुझे सुनिए मेरी बात सुनिए वारिस पठान, मेरे ऊपर मत आइए, मेरे ऊपर मत आइए, अपनी आंखों के आगे पर्दा ले आइए, अपनी जुबान के आगे पर्दा ले आइए। अब मैं आपको इस्लाम सिखाती हूँ वारिस पठान, अपनी आंखों और अपनी जुबान पर वो हिजाब, वो पर्दा डाल दीजिए। रूबिका लियाकत से जब आप बात कर रहे हैं मत भूलिए एक महिला से बात कर रहे हैं, एक महिला से बात कर रहे हैं। जितना कुरान आपने पढ़ा है उतना ही शिद्दत से कुरान मैंने पढ़ा है, और जो चीजें उसमें लिखी है उसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है मैंने, मुझे आपत्ति नहीं ठीक है, पूरी अकीदत के साथ पढ़ा है। मैं कह रही हूँ हिजाब का जिक्र 7 मर्तबा आया है और पर्दे के लिहाज से आया है, सेपरेशन के लिहाज से आया है। वो पर्दे की बात नहीं हुई है कि आप जो है अपनी आंखें ढक लें, अपना जो है चेहरा ढक लें, अपने आप को जो है आप लोगों से छिपा दें, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। एक अरेबिक क्लोथिंग के लिए, ड्रेस कोड के लिए हिंदुस्तान में लड़ाई मत कीजिए वारिस भाई। अगर बार एक आदमी एक औरत को देख रहा है तो वो गलत है। रूबिका जी मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपको भी चॉइस ऑफ फ्रीडम है, आप आज चाहे तो आज सनातन। मैं रुकिए, सुनिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। डेमोक्रेसी है वारिस पठान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को बरगलाएंगे और उनको कहेंगे कि हिजाब पहनकर घर से निकलो। उनकी मर्जी है, ईरान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, लड़कियां किस तरीके से लड़ी अपनी आजादी के लिए। क्या विकास से बड़ा मुद्दा हिजाब हो गया? इसका हिसाब दीजिए मुझे। है और कानून में इसकी एक्सेप्टेंस है, और हिजाब जो है, हिजाब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आप लॉयर हैं, आप अपने को लॉयर कहते हैं, आप एक जिम्मेदार एमएलए हैं, आपको पता ही नहीं हिजाब क्या। हिजाब कपड़े का नहीं है, हिजाब कुरान में जो है, हिजाब कुरान में आंख का हिजाब है, हिजाब रूह का हिजाब है, हिजाब जो है किरदार का हिजाब है, ठीक है, उसको हिजाब कहते हैं। आपने कपड़े को पकड़ के एक ऐसा अजाब बना दिया हिजाब का कि जिससे बाहर मुस्लिम मुआशरा निकल नहीं रहा है। केसी पांडे साहब का ऑडियो जो है वो दुरुस्त हो गया, इसलिए मैं ओपनिंग चाह रही हूँ, और उसके बाद मेरे ख्याल से एक बार फिर से वारिस भाई और फिरोज भाई अपनी अपनी बात रखना चाहेंगे। लेकिन केसी पांडे जी, हिजाब में AIMIM और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं, ये वोटों का खेल आप तो नहीं कर जाएंगे पूरा इस बीच? अब असल में रूबिका जी, ओवैसी साहब तो भाजपा की बी टीम है, दोनों मिले हुए हैं। जब विकास मुद्दा होना चाहिए तब हिजाब मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं, तो चुनाव हार रहे हैं तो वोटों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर करना चाहते हैं। सच्चाई यह है
हिजाब कोई मुद्दा ही नहीं है। और स्कूल में कोई भी स्कूल हो या इंस्टीट्यूशन हो, आपने पहले ही कहा है कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। हम इसके कहीं विरोधी हैं, ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। और देश कानून के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा, न तो शरीयत के अनुसार चलेगा, न धर्म के आधार पर चलेगा, न संप्रदाय के आधार पर चलेगा। देश के लिए कानून बना हुआ, कानून का सबको पालन करना होगा, उस अनुसार देश चलेगा। आज जो स्थिति आई है, हम तो इसके पक्षधर हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर व्यक्ति को, हर धर्म को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, उसका अनुपालन करना चाहिए। पांडे जी एक बात बताइए, कार्य करे, ठीक उस है, पर हमको आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है पांडे जी, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी जब वो सारी बातें कहते हैं तो आप कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। शफीकुर रहमान बर्ग साहब बीजेपी की बी टीम है, एसटी हसन साहब बीजेपी की बी टीम है। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक मिनट। वो बी टीम है कि नहीं? शफीकुर रहमान बर्ग साहब हमारे दल के सांसद हैं। नहीं पांडे जी, मैं तो ये चाहूंगा कि आप ये बात और अखिलेश दोनों जाके उत्तर प्रदेश की 19% मुसलमान जनता को बोल दे। प्लीज जाके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए रूबिका जी, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इस क्लिप को वायरल किया जाए। ये पांडे जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ये और अखिलेश यादव दोनों जाकर उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को बोल रहे क्यों बनाना चाहते हैं? नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर्नाटक का मुद्दा ले आए आप लोग, इसलिए बोला ना उत्तर प्रदेश में विकास को आप लोग फेल करना चाहते हैं। आप हिजाब को आगे ले आए हैं। चाहिए विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा रहना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए विकास को आप दरकिनार कर रहे हैं, हिजाब को ले आ रहे हैं। हिजाब कोई मुद्दा है ही नहीं, पहनना जरूरी नहीं है। अभी कर्नाटक के कोर्ट में विचाराधीन है, वो अभी तारीख पड़ गई है, इसलिए हिजाब को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। क्या आप इंसान हैं? हिजाब को मुद्दा कतई नहीं बनाया जाना चाहिए। नहीं, क्या इंसान मतलब क्या? इंसान मतलब वारिस पठान। पांडे जी ने एक बढ़िया वैलिड पॉइंट रखा है। सबको अपने धर्म का अनुपालन करने की सत्ता है, इसमें कहीं कोई मुद्दा बन ही नहीं रहा। ठीक है, और AIMI आप समाज को बांटना चाहते हैं इस आधार पर, ये गलत बात है। सही की थी, इसके इनका क्या है, बात सुन लीजिए। एक एक करके पांडे जी आपने बात रखी, आपने बात रख दी। पांडे जी बात रख दी आपने। सिर्फ 5 सेकंड लूंगा, देखिए बात सुनिए। मैं नहीं चाहता मैं किसी को हैकल करूं या मुझे कोई हैकल करे। पांडे जी बात सुनिए। देखिए जफर इस्लाम साहब ने बिल्कुल सही बात कह दी कि ये सब जुडिस मामला है, ठीक है, लेकिन जब बहस हो रही है तो सही बात कही जाएगी। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने AIMI के भाई से। एक बात बताइए पठान साहब, आपने कहा कि पार्लियामेंट में, ये बताइए पार्लियामेंट में आपके जो नेता हैं ओवैसी साहब टोपी पहन के जाते हैं, मैं भी यहाँ पे टोपी पहन के बैठा हूँ। कल को अगर रूबिका लियाकत या इनका ABP चैनल कह देता है आप टोपी में नहीं बैठ सकते, तो या तो मैं इनके चैनल पे नहीं आऊंगा, ऐसे चैनल पे जाऊंगा जहां टोपी अलाउड है, और अगर इनके चैनल पे आऊंगा बिना टोपी के आऊंगा, क्योंकि कोड मुझे भी फॉलो करना है। ड्रेस कोड सिस्टम से चलता है पूरा मुल्क। फिरोज भाई बढ़िया बात किया आपने। एक सेकंड, वारिस पठान, मेरी मर्जी, ये क्या मतलब है? वारिस पठान, आप मेरी बात सुनिए। वारिस पठान, एक सच्ची बात सुनिए ना। वारिस पठान सुनिए, कानून की मर्जी चलेगी। फिरोज साहब एक सेकंड बस। वारिस पठान, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जब सदन में जाते हैं तब भगवा पहनकर जाते हैं, साध्वी प्रज्ञा जब सदन में जाती है तब भगवा पहनकर जाती हैं, असदुद्दीन ओवैसी जब जाते हैं जालीदार टोपी लगाकर जाते हैं। कोई भी अपनी पसंद का ड्रेस कोड वहां पर पहनकर जा सकता है जो शालीनता के दायरे में आता हो, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कर्नाटक के उसी स्कूल में अगर योगी आदित्यनाथ स्टूडेंट होते तो वो भगवा में नहीं जा पाते। ये देश की खूबसूरती है, समझ रहे हैं आप। अगर साध्वी प्रज्ञा स्कूल की स्टूडेंट होती तो वो वहां पर नहीं जा पाती। आप इस सच को मत छुपाइए, आप इस सच को देश से मत छुपाइए। मैं आपको फ्री में ज्ञान देना चाहता हूँ पहली मुस्लिम के स्कूल में जाने से संविधान सस्पेंड नहीं हो जाता। संविधान प्रथम है और संविधान ने अगर नहीं पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे बताओ मुझे। अरे पहन तो रहे, नहीं पहनेंगे क्योंकि वहां फिरोज साहब बस एक सेकंड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्लास में नहीं चलेगा, इंडिया कार्ड चलेगा क्लास में। बस वहां पर वो हिजाब नहीं पहन सकती जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है।
क्योंकि वहां नहीं चलेगी आपकी मर्जी। पहन रही थी वहां चलेगा स्कूल का ड्रेस कोड। हिजाब और बुर्का क्लास में नहीं चलेगा, ड्रेस कोड है। छोटी सी बात है, खन्नासा बना दिया, अपनी जमीन आफत बना दी उसकी, हिजाब का अज़ब बना दिया आप जैसे लोग। शुरू कर दिया पहले 80 आजकल आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, भाईजान चाचा जान कर दिया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। गजवाइश आजकल आप ज्यादातर राजनेता बन रहे हैं। मैं बता, गजवाए हिंद को छोड़ दीजिए, गजवाए हिंद तो सच में कयामत तक ना आ पाएगा, नहीं आएगा। और आपके जो बॉस है ना असदुद्दीन, वैसे ही वो बोले भी क्या नहीं सकता। ये तो जब तक हमारे जैसे मुसलमान हैं यहाँ पे, जफर इस्लाम जैसे मुसलमान है हिंदुस्तान में, गजवाए हिंद नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए आप। लेके आ गए। अरे इनका क्या है, फिरोज का क्या है, एक सीट पे लड़ रही है, ये कहां से लड़ रहे भाई फिरोज साहब, कहां से लड़ रहे? खामोश बैठो, बड़े बात कर रहे हैं बीच में नहीं बोलने का, जब बड़े बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलते, खामोश बैठो। पठान इस तरीके से बात नहीं करेंगे आप। ये कभी सिखा दो कॉलेज में बच्चों को। मुस्लिम स्कॉलर आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मेरे मेहमान हैं, वो इसी तरह के बात करने के आपसे उम्र में बड़े हैं, आप इस तरह का आपसे ओहदे में कई जगह पर बड़े रहे हैं। फिरोज साहब प्लीज एक सेकंड मुझे मौका दीजिए, फिरोज साहब एक सेकंड, फिरोज साहब कोई भी होएगा, वारिस भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। वारिस पठान बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने संविधान के इतर कोई बात नहीं की है, आपको कोई यहाँ बेइज्जत नहीं कर सकता, वैसे ही फिरोज साहब को कोई बेइज्जत नहीं कर सकता है। आपकी यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वारिस भाई बात करेगा, मैं उसके खिलाफ बात कोई आपके धन के, अच्छा आपने धन का ठेका ले रखा है, कौन आपके धन के खिलाफ बोल रहा है ये बताइए। करेगा वारिस पठान उसके खिलाफ बात करेगा। सुनिए, एक तो फिल्मी डायलॉग यहाँ पर नहीं चल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, आप हीरो बनने की कोशिश ना करें। इजाजत दिया है हमको पहनने की। डायलॉग मारने से इस्लाम नहीं बच जाता है, डायलॉग मारने से इस्लाम नहीं बचता है। इस्लाम को समझदारी से बचाइए। इस्लाम को बचाए, इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर सकता रूबिका जी, कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप जैसे लोग परेशानी में जरूर डाल देते हैं मुसलमानों को। इस्लाम को जफर इस्लाम साहब, आधे घंटे का फिरोज बख्श साहब प्लीज एक सेकंड, जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब। रूबिका जी बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं ही 4 मुस्लिम हैं जिसमें मैं ही अकेला हूँ जिन्होंने सच्चाई से कहा कि मैं इतनी शिद्दत से कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाया, समझता नहीं हूँ, पढ़ा जरूर है, समझता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए मैं कोई टीका टिप्पणी इस पर नहीं करा। लेकिन जिस तरह का कॉन्डक्ट देख रहा हूँ वारिस पठान का, कुरान की इतनी शिद्दत से पढ़ा, तो ये तरीका है कुरान का, इस तरह से आप कुरान को, और एक अच्छे मुस्लिम का नजरिया ऐसा होना चाहिए जिस तरह से आप जो भी है सबको गाली दे रहे हैं, सबको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। भाई शफकत नाम की चीज इस्लाम में तो शफकत की बात की गई है, शफकत कहाँ गई आपकी? आप तो धांधली करने की बात कर रहे हैं। यही चीज जो है आपको समझ में आता है कि आप इस्लाम नहीं, आप जो है एक तरह का जो डर फैलाना चाहते हैं, तो लोगों के दिल में डर फैल जाए, और वो गलत है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हिजाब का मामला जो है, हिजाब का मामला आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में उठाया, हमने कोई नहीं उठाया। आज भी हम कह रहे हैं संविधान के तरीके से सबको रहना है, भाई ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड है, इसकी जानकारी पहले से थी। बाकी मामला सब जुडिस है, कोर्ट के पास सारे दस्तावेज आएंगे, कोर्ट उसके बारे में फैसला करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई ध्रुवीकरण में न बिलीव करती है, न ध्रुवीकरण करना चाहती है। ये समाजवादी पार्टी है, वैसी की पार्टी है जिसने सिर्फ जिंदगी भर ध्रुवीकरण किया है। बड़ा झूठ, अरे क्या जफर भाई क्या खा गया है घर से, इतना झूठ बोलना पड़ रहा है, इतना बड़ा झूठ। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की मास्टर है, मास्टर। ओके विजय शंकर तिवारी, आखिरी 10 सेकंड, पांडे जी 1 सेकंड रुकिए, वीएचपी आखिरी 10 सेकंड। देखो रूबिका, यहाँ पर 4, मुझे नहीं कहना चाहिए, 4 मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें रूबिका जी एंकर हैं और बाकी बख्श साहब हैं और हमारे भाजपा के प्रवक्ता और पठान साहब हैं। अब ये तय करने की बात है कि 3 पक्ष ये कहते हैं कि इस पर कोई विमर्श नहीं होना चाहिए, यानी ये जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन अकेले वारिस पठान हैं जो इस बात को कहते हैं कि कुरान में लिखा है इसलिए मानना ही चाहिए। हम कहते हैं ये कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं। जो बार बार एक बात कहता हूँ, जनसंख्या के साथ इस प्रकार के वारिस पठान खड़े होते रहेंगे और देश में इस प्रकार का माहौल बनाते रहेंगे। शैतानों के बारे में लड़ेगा वारिस पठान अकेला काफी है, एक पठान 10 का भारी है। अरे वारिस भाई डायलॉग, आप ये डायलॉग छोड़िए, डायलॉग कीजिए आपस में, हिंदुस्तान की खूबसूरती को समझिए। तोड़ने और बांटने की राजनीति से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।